been in publication for less than 4 years when he died. यानी इनके मृत्यु के 4 साल बाद इनकी पोएम्स रिलीज हुआ या पब्लिश्ड हुआ। यानी कि जब जिंदा थे तो इनकी पोएम्स पब्लिश्ड नहीं हुआ, है ना, इसको ये बाजार में नहीं आया। इनके डेथ के बाद ही पोएम्स बाहर आया और तब इनकी ख्याति लोगों तक पहुंची। एंड ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और इनके मरने का कारण क्या था? ट्यूबरकुलोसिस था, यानी इनको टीबी हो गया था। आज तो टीबी की इलाज है, लेकिन उस जमाने में टीबी का इलाज नहीं था, इसलिए इनका देहांत हो गया। पूछ देगा किस बीमारी से इनका देहांत हुआ था, तो ट्यूबरकुलोसिस, यानी शॉर्ट में टीबी। एट द एज ऑफ 26, और मरे कितने? 26 साल की उम्र में मर गए। वह मात्र 26 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। अब सोच सकते हो भाई, 26 साल के लड़के तो रोड पे घूमते नजर आते हैं, रोड पर देखोगे बाइक दौड़ाते नजर आते हैं, हाँ, लेकिन ये इंसान 26 साल ही जिया और इन्होंने ऐसा कर गया कि आज हमें पढ़ानी पड़ रही है, आपको पढ़ना पड़ रहा है। और आप ही नहीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इनकी पोएम्स पढ़ाई जाती है। इनकी पोएम्स बड़ी डिफिकल्ट होता है। आप इनके पोएम को पढ़ेंगे तो इतना वोकैबुलरी मिलेगा कि आप, है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो सोच सकते हो कि 26 साल में इस आदमी के पास कितना कैपेसिटी था। यानी यह शो करता है, यह बताता है कि आदमी का उम्र नहीं, आदमी का, है ना, जो जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का, वो आदमी को महान बनाता है। बहुत सारे लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, उनके बाल पक जाते हैं लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उम्र उनकी नहीं होती लेकिन सोच उन लोगों से बेहतर होता है, हरा उन बुजुर्गों से बेहतर होता है। वो बेहतर सोचते हैं, बेहतर करते हैं और उनके अंदर जज्बा होता है कुछ नए चीज करने का, आगे बढ़ने का। इसलिए आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिए कि अगर दुनिया में कुछ करना चाहते हो ना, तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हमको करना है तो करना है। क्योंकि एक बार आपके दिमाग में बात बैठ गई तो यू कैन डू इट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भैया आप उम्र गिनते रहो और बिना किए ही आप यहां से निकल जाओगे। ठीक है ना? यह बात जवाहरलाल नेहरू भी बोले हैं ऑफ यूथ एंड एज में, कि एज कोई माने नहीं रखता, उम्र कोई माने नहीं रखता, है ना। उम्र क्या एक नंबर है। वह सोच से आदमी बुजुर्ग होता है और सोच से आदमी, है ना, बच्चा हो जाता है। आज देखेंगे आप, बाल पका हुआ है लेकिन सोच बच्चों जैसा होता है, और कुछ लोग आप देखेंगे एकदम बच्चा जैसा होता है लेकिन सोच एकदम बुजुर्गों जैसा होता है। तो ये क्या शो करता है कि एज डजंट मैटर, योर थिंकिंग, योर वे ऑफ लिविंग, योर, है ना, किसी चीज के करने के लिए आपके अंदर जज्बा, कोई चीज को प्राप्त करने की चाहत, यही आपको महान बनाता है। वही बात मिस्टर किड्स के साथ था, जो कम उम्र में जो कर गए। हरा बहुत सारे लोग उसका सपना देखते हैं और देखते रहेंगे इतना बड़ा बनने का। ठीक ना? आ जाओ, तो आगे चलते हैं, पॉइंट डील करते हैं। नहीं, एक बार और चीज देख लीजिए, ये पैदा कब हुए थे जॉन किट्स? तो 31 अक्टूबर 1795, यानी 31 अक्टूबर 1795 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, यूनाइटेड किंगडम में, माने इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। लंदन, हाँ, जगह है वहां पे। और ही डाइड, इनका देहांत हो गया 23 यानी 23, हाँ, फरवरी को इनका देहांत हो गया। 23 फरवरी को 1821 में रोम, इटली में। यानी ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड एंड ही डाइड इन इटली। ये बात इतना याद रह जाएगा। ये सब भी पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे भैया। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, मिस्टर जॉन किट्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी ये नेचर के बहुत बड़ा लवर है, हाँ, प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी है। या इसलिए कहते हैं द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी जो चीज ब्यूटीफुल होता है ना, वो हमेशा
ज्वा देता है, इंसान को खुशी देता है। इनकी ही खुद की लाइन है, ठीक है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ज्वा फॉर एवर। तो ये बहुत ही नेचर लवर है, एम आई राइट? और आपको भी बताना चाहते हैं कि नेचर लवर बनो। हाँ, जिंदगी अच्छी सी कट जाएगी आपकी, ठीक ना। इन्होंने अपनी जिंदगी झेला और महसूस किया। और कहा जाता है ना, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो अपने गलतियों से नहीं सीखते, वह दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और जो मूर्ख होते हैं ना, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो इन्होंने गलती की, इन्होंने एहसास किया, तो इनकी एहसास को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और इनसे सीखकर वो गलती ना करें हम कि है ना इन्होंने की थी, ताकि हमारी जिंदगी सुखद हो, सही हो और हम चैन के साथ जो भी समय ऊपर वाले के द्वारा दिया गया है ढंग से जी सके, ठीक है ना। आ जाओ, अब हम लोग का पहला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 1, की पॉइंट पे चलते हैं। अब इतना तो डिस्क्रिप्शन हो गया आपका ना, अब की पॉइंट पे चलते हैं। ओ टू ऑटम वॉज कंपोज्ड इन सितंबर 1819, यानी यह कविता 1819 में कंपोज्ड हुआ था, यानी 1819 में यह कविता लिखी गई थी। कविता जब लिखा जाता है ना, उसे कंपोज्ड कहा जाता है। और जब कोई प्रोज लिखते हो, गद, उसको राइटिंग्स कहा जाता है, राइट करना। और कविता को लिखना कंपोज्ड करना कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आइए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, द प्रेजेंट पोएम presents the full description of autumn, यानी प्रेजेंट पोएम, वर्तमान कविता प्रेजेंट्स करता है, प्रस्तुत करता है व्हाट? फुल डिस्क्रिप्शन, पूर्ण विवरण ऑफ ऑटम, यानी पतझड़ का पूर्ण विवरण देखने को मिलेगा इस कविता के अंदर। यानी फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम की प्रेजेंटेशन की गई है इस प्रेजेंट पोएम में। प्रेजेंट पोएम मतलब ओ टू ऑटम में। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलो, पॉइंट नंबर 3, द पोएम कंसिस्ट्स ऑफ, कंसिस्ट्स एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बना होना, यानी ये जो कविता है बना हुआ है, ये कविता बना हुआ है। किसी से? 3 स्टेंजास से, 3 स्टेंजा से बना है, यानी यह कविता में 3 स्टेंजा मिलेगा आपको। अब रही बात स्टेंजा, स्टेंजा का हिंदी क्या होता है? बहुत सारे लोग को जानते होंगे, स्टेंजा पढ़े होंगे स्टेंजा, लेकिन हिंदी पूछ दो भाई तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिस कर जाओ। तो स्टेंजा का मतलब होता है छंद। आई बात समझ में? तो ये जो कविता है ना, वो बना है 3 स्टेंजा से, एंड ईच स्टेंजा, और प्रत्येक स्टेंजा कंसिस्ट्स ऑफ, यानी प्रत्येक स्टेंजा बना हुआ है 11 लाइन्स, 11 लाइन से। यानी यह पूरी की पूरी कविता 3 खंडों में विभक्त है, और जो खंड होता है उसको अंग्रेजी में स्टेंजा बोलते हैं और हिंदी में छंद बोलते हैं। तो यह कविता 3 छंदों में विभक्त है, और एक छंद यानी एक स्टेंजा में 11 लाइन दिए गए हैं। इसका मतलब हो गया यह कविता 33 लाइन का है। दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 33 लाइन्स। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 33 लाइन्स and the poem has been divided into 3 stanzas,
क्लियर हो गई बात? चलो भाई, पूछ देगा कितने स्टेंजा है, कितने लाइन है, ये सबको दिमाग में रखना पड़ता है यार। चलो पॉइंट नंबर 4, द थीम ऑफ द पोएम इज फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी। अब कहता है कि कविता का थीम क्या है। थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, यानी कौन सा वह विचार है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कविता घूम रही है, चाहे घूमती है। डेट इज कॉल्ड सेंट्रल आइडिया, माने मुख्य विषय, जिस जो चीज का वर्णन इस कविता में की गई है। व्हाट इज द थीम? तो थीम क्या है? फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूर्णता, यानी पूर्णता, यानी टोटली पूर्ण होना, यानी कंप्लीट होना, यानी कंप्लीट होने की बात करता है। और दूसरी है मैच्योरिटी, संपूर्णता, यानी संपूर्णता और फुलफिलमेंट की बात करता है, पूर्णता और संपूर्णता की बात करता है, यानी कंप्लीट, टोटल कंप्लीट थिंग की बात करता है। यानी नेचर क्या है? टोटल कंप्लीट होता है। यानी ऑटम भी अपने आप में कंप्लीट है, वह इनकम्प्लीट नहीं है। ये नहीं कि उस दूसरे पर डिपेंडेंट है, वह अपने आप में कंप्लीट है और ये दूसरे को और आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता है, बट अपने आप में वो कंप्लीट है। इसलिए कोई पूछ देगा कि व्हाट इज द थीम, आप कहोगे थीम क्या है? फुलफिलमेंट है और मैच्योरिटी है। फुलफिलमेंट का हिंदी क्या हो गया? पूर्णता हो गया, और मैच्योरिटी